बच्चों, हमने लास्ट के वीडियो में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना था। आज हम उस पर आधारित कुछ उदाहरण हल करते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो पहला ही एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रहा है कि 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है अच्छी तरह, उसमें जो जो चीज़ दिया गया है वो लिखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है। और जब आपको ये पता चल जाए क्या क्या दिया गया है, फिर प्रश्न को दोबारा पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या पूछना चाहता है। तो जब आपको दिया गया है और जो पूछना चाहता है उसके बीच में सूत्र अपने आप आपको याद आ जाएगा। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे कहा है 15 × 10⁻⁴ कूलाम पर, ठीक है, 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो देखिए, बल दे दिया आपको, एक तो अपने को क्या दे दिया, बल दे दिया। तो यहाँ पे मेरे को बल दे दिया, बल कितना दे दिया, 4.5 दे दिया हमें, बल कितना दे दिया, 4.5। फिर इन्होंने कहा ये 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश है ये, तो आपको क्या दे दिया, आवेश दे दिया। तो अपने पास Q का मान भी दे दिया हमें 15 × 10⁻⁴। तो मेरे पास F आ गया और Q आ गया, ये तो अपने को गिवन है, दिया हुआ है। अब मैं ये देखता हूं कि प्रश्न में मुझसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। हमें क्या करनी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो अब अपने को E पता करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E से लिखते हैं ना, तो अब अपने को क्या करना है, E मालूम करना है। हमें ये पता करना है E क्या होगा। अब E आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको सूत्र पता होगा कि E का सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं E का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F/Q। लास्ट की वीडियो में देखा था अपन ने, है ना। तो E बराबर आ गया F/Q। बस आप F का मान रख दो और Q का मान रख दो। यहाँ हमने F का मान रख दिया 4.5 और नीचे Q का मान रख दिया 15 × 10⁻⁴। आगे इसको हल किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है हल करना। देखिए, काट सकते हो, या तो काट लो या 10⁻⁴ को क्या करो, ऊपर ले जाओ। जब आप 10⁻⁴ को हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो होता है 10⁻⁴ और नीचे हो गया 45। 4.5 × 10⁻⁴ और नीचे हो गया 15। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 15। अब काटिए, या तो एक इसको दे दो पॉइंट हटाने के लिए, एक 10 दे दें तो मेरे पास ये आएगा बच्चों 45। ये आ जाएगा अपने पास 45 इंटू कितना, 45 × 10⁻³ आएगा और नीचे 15 है। इतना तो आप जानते हैं, 45 को 15 से काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो आपका ये आंसर आ गया 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। इकाई लिखनी आवश्यक है। अगर हम परीक्षा में इकाई लिख के नहीं आते तो हमारे क्या होते हैं, अंक कट जाते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल साधारण एग्जाम्पल था, फॉर्मूले पे बेस्ड था, E बराबर F/Q पे हमने F का मान रख दिया और Q का मान रख दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़िए एग्जाम्पल को। कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 × 10⁻⁴ न्यूटन बटे कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। रखा हुआ नहीं है, क्या होता है, ये गिरता है। ठीक है, ये गिरता है कितनी दूरी पे, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। चित्र में भी चित्र दिखाते हैं। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, यानी पलट दी जाती है। और क्या करते हैं, अब इसमें कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। पहले इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, अब क्या गिर रहा है, प्रोटॉन गिर, है ना। अब क्या गिर रहा है, प्रोटॉन गिर रहा है। दोनों प्रकरण में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए और इस परिस्थिति की गुरुत्व अधीन पतन से तुलना कीजिए। आपके बुक का एग्जाम्पल है ये, अपने NCERT बुक का एग्जाम्पल है। क्या कह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है 2.0 × 10⁻⁴ का, ये गिर रहा है कितनी दूरी तक, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक। फिर इसको पलट दिया गया, उत्क्रमित कर दी गई दिशा। फिर अब क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को गिरा रहे हैं। तो दोनों की तुलना करनी है, समय की तुलना, त्वरण की तुलना, ये सारी तुलना करनी है। और नीचे लिखा हुआ है गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की भी तुलना करनी है। चित्र देखिए ये रहा। यहाँ पे
ये ऋणात्मक, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस का है, विपरीत दिशा में जाएगा। और ये क्या है, प्रोटॉन है, प्लस ई क्या होता है, प्रोटॉन होता है भाई। ये क्या है आपका, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन क्या होगा, प्लस का है, तो नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिशा दिखा रखी है। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। क्यों, त्वरण ज्ञात कर रहे हैं, त्वरण क्या होता है, F बराबर ma के सूत्र से निकलता है, तो वो चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। चलिए एक एक को कर लेते हैं। पहली स्थिति हम इसकी बात कर लेते हैं, ये आपकी कहते हैं फर्स्ट कंडीशन है, और ये क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेता हूँ। देखिए बल जो होता है वो क्या होता है, बल होता है विद्युत क्षेत्र की, है ना। आपने E बराबर बताया था F बटा कितना, Q, हमने ये बताया E बराबर F बटा Q। अगर मैं यहाँ से F निकालना चाहूँ तो आप कहोगे सर F होगा Q इंटू E। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें हम, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, Q की जगह E लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि बल कितना अनुभव करेगा, F बराबर E। छोटा E इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, और बड़ा E किसको दिखा रहा है, तीव्रता को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका त्वरण ज्ञात करना है, नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मुझे त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अपने पास F बराबर ma, और जब मैं यहाँ से a निकालूंगा तो ये आएगा F अपॉन m। त्वरण ज्ञात करने के लिए a बराबर क्या हो गया, F अपॉन m। m क्या होगा, जिस कण की बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ये वाला। ठीक है, ae इलेक्ट्रॉन का त्वरण, F बटा me, F यानी बल, और me का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। F का मान रख दीजिए, मैंने ये F का मान बताया था, यहाँ से ये बताया था ना F का मान, इस मान को रख देंगे, तो इस F का मान रखेंगे तो ae बराबर आ जाएगा ee बटा me, ई बटा me। बस आपका काम हो गया। अब मान सबके रख सकते हैं, ई का मान आपको पता है, ई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, ये तो ई का मान हो गया। कैपिटल ई का मान आपको प्रश्न में दिया गया था, हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये अपने को प्रश्न में विद्युत क्षेत्र का मान ई, यहाँ पे जो है ना ई, ये आपको दिया गया था 2.0 इंटू 10 की घात 4, ये मान हम वहाँ पे रख देंगे। तो रख दिया हमने 2.0 इंटू 10 की घात 4, बटे में क्या है m ऑफ e, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख ली। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। हल करना आपको आता है, घातों को काट सकते हैं आराम से। ऊपर देखिए कितनी घात हो गई, माइनस का 19 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 19 और प्लस का 4 क्या हो गया, माइनस का 15 हो गया। और ये माइनस की 31 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का होगा, तो ऊपर तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 16 होगी, लेकिन इनका भाग भी देना है। फाइनली जब इसको आप हल करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी 3.51 इंटू 10 की घात 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका त्वरण आया, ये त्वरण किसका आया, इलेक्ट्रॉन का आया। प्रथम स्थिति की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, प्रथम स्थिति की बात कर रहे हैं। चलिए प्रोटॉन की भी बात कर लें, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें समय भी पूछा है, हमें क्या करना है, समय पूछा है, तो हम समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालने के लिए आपको न्यूटन की गति के समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए न्यूटन के गति का नियम ये है अपने पास, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं s यानी दूरी को h लूँ, प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये हो गया प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको अगर हल करते हैं तो अपने पास आता है h बराबर 1/2 at स्क्वायर, और ये 2h इधर आ गया, तो 2h बराबर आ गया बच्चों अपने पास at स्क्वायर। ठीक है, और 2h बटा a बराबर कितना आ गया, t स्क्वायर। फाइनली अगर मैं यहाँ से t निकालूँ तो t निकालूंगा तो क्या बताएंगे आप, t बराबर होगा आपका अंडर रूट 2h बटे में a, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया,
डायरेक्ट लिख दिया, और ये इससे बन के आया, ये क्या हुआ, इससे बन क्या है, टी ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए समय, तो ये हो गया √2h/AE। h कितनी दूरी तक गिरता था वो आपका पर्सन में दिया हुआ है, आपको पर्सन में आपको दिया हुआ है कितनी दूरी तक गिर रहा था पर्सन को, अगर आप जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर तक। कितनी दूरी आ गई अपने पास, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h अपने पास 1.5 सेंटीमीटर है, समझ गए होंगे। इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग लगेगा, 100 का। कितने का लगेगा, 100 का। 100 का जब भाग लगा रहे हो तो 10 की घात क्या होगा, -2 से गुणा कर सकते हो। हमने 100 का भाग का मतलब यही हो गया 10 की घात -2 मीटर। भाई ये तो पता ही होगा आपको, ये 1.5 बटे में 100 कर लिया है ना, ये मीटर में आ गया। और 100 को जब ऊपर लेके जाएंगे, यानी 100 को मैं नीचे तो 10 की घात 2 लिख सकता था, और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -2। तो इसलिए मैंने क्या किया, दूरी अब क्या लूँगा, यहाँ पे ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दूरी नहीं लेनी है अपने को, मीटर में लेनी है। तो दूरी अब क्या लूँगा, 1.5 × 10 की घात -2 लूँगा। बस ये सारे मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये 2 रख दिया, h का मान 1.5 × 10 की घात -2, और AE त्वरण का मान अभी हमने निकाला था, ये रहा 3.51 × 10 की घात 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहाँ पे त्वरण का मान रख देंगे, तो ये मान रख दिया हमने 0.351 × 10 की घात 16। हमने क्यों लिखा 10 की घात 16, अगर इस पॉइंट को इधर हटा दें, अगर इसको लिखें तो इस पॉइंट को अगर एक और हटा दें तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 0.351 × 10 की घात 16 लिखा जा सकता है। आप 15 लिख के भी कर सकते हैं, थोड़ा आसान होता है इसका निकालना, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या किया, 16 लिखा है। 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया, और 18 का वर्गमूल आधा कर दूंगा तो 9 आसानी से निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे 16 लिखा है। तो बस इसको रख के इसको हल करोगे तो आपके पास ये समय आ जाएगा। कितना समय आएगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय हो गया 2.92 × 10 की घात -9 सेकेंड। क्लियर, पहली स्थिति आपके समझ में आ गई। पहली स्थिति में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी पता कर लिया और 1.5 सेंटीमीटर तक गिरने में लगा समय भी पता कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन हमें प्रोटॉन के लिए करनी है। हमें क्या करनी है, प्रोटॉन के लिए करनी है। सेम ये कैलकुलेशन होगा, प्रोटॉन के संदर्भ में जो मान बदलते हैं उसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये लिखा हुआ आपके पास, आप भी लिखेंगे कि जब क्षेत्र नीचे की ओर क्रियाशील है तो उसमें जो प्रोटॉन है धनावेशित है, वो भी क्या होगा, नीचे की ओर बल अनुभव करता है। बल वापस वही अपने पास FeE हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए भी प्लस का E लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का E लेते हैं, लेकिन परिमाण में क्या होते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वही पहले वाले के तरीके से ये आ जाएगा आपके पास AP यानी त्वरण प्रोटॉन के लिए, तो क्या हो जाएगा F/MP। MP का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और F का मान हमने रख दिया EE है ना, बटे में MP। बस वही मान रखिए आप वापस से। E का मान अभी रखा ही था अपन ने, ये रहा E का मान, तो कितना हो गया 1.6 × 10 की घात -19, और E का मान आपको दिया गया है। E का मान कितना दिया गया, 2.0 × 10 की घात 4। अब ये मान बदलेगा, ये चीज़ तो ऊपर पहले भी थी भाई, ये चीज़ तो हमने क्या किया, पहले भी रखा था ना अपने यहाँ पे, सेम यही चीज़ रखा था। नीचे क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन का था, वहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है, प्रोटॉन का है। तो अब आपको क्या करना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान रखना है, और ये आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू रख देंगे, इनको हल कर लेंगे, वही 19 है, 19 में से 4 गया तो -15 बचा, ऊपर 27 हो जाएगा है ना, -15 और 27, देखिए कितना बचेगा, 27 में से आप क्या करेंगे, 15 घटाएंगे 12 आ जाएगा, फिर इनका भाग भी लगाना है। इन सबको जब हल करेंगे तो आपके पास ये आएगा आंसर 1.91 × 10 की घात 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले को जब इस कैलकुलेशन को पूरा हल करेंगे, भाग वगैरह देख के आप कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा करूं क्या, देखिए यहाँ पे किया मैंने 1.6 को 2 से गुणा किया, 16 दूनी कितने होते हैं, तो 32 हो गए, 3.2 हो गया। ऊपर की बात करूं तो ये हो गया 10 की घात -19 है, ठीक है। नीचे है 10 की घात, सॉरी ये 10 की घात 4 है, नीचे वाला ऊपर लेके आएंगे तो 10 की घात 27 हो जाएगा, फिर बटे में अपने पास 1.67। ओके,
घातों को देखें आप, तो घातों को देखो हल करना बता रहा हूँ। 3.2 ये 10 की घात -19, प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 4 और 27 कितने हो गए, 31 हो गए। बटे में अभी भी मेरे पास 1.67 है। अब क्या है, ये माइनस का घात है, ये प्लस का है, घटेगा और घटेंगे तो 31 में से जब मैं 19 को घटाऊंगा तो 12 बचेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको भाग लगा देना है। 3.2 में 1.67 का भाग लगा देना है। ऊपर अगर मैं देखना चाहूँ तो 32 है, नीचे लगभग क्या है 16 है, लगभग 2 बार जाएगा, यानी 2 से कम होगा। भाग लगा के देखोगे तो 2 से कम यानी 1.91 के आसपास आएगा। तो भाग लगाना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वही पता करें कि उस बराबर दूरी पे गिरने के लिए प्रोटॉन को कितना समय लगेगा। बराबर दूरी पे गिरने के लिए प्रोटॉन को कितना समय लगेगा, तो इसके लिए वही आपका न्यूटन के गति का समीकरण पहले बता ही दिया। तो वहाँ से आपने ये देख लिया था कि एच का मान या टी का मान ये निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था वहाँ से टी का मान इस तरह निकाल लिया था भाई, ये बताया था ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने क्या किया था, एस की जगह एच रखा था, प्रारंभिक वेग 0 था, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इससे जब हमने टी निकाला था तो ये निकला था 2h अपॉन ए का रूट, ये निकाला था। तो इस तरह यहाँ भी हमने निकाल लिया, बस मान रख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी है, h की वैल्यू वही 1.5 इंटू 10 की घात -2 रखनी है। 1.5 मत रखना है, 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल के रखना है। तो हमने ये मान रख दिया, ये तो 2 है ही, 1.5 इंटू 10 की घात -2, और नीचे क्या करना है, AP त्वरण किसका, प्रोटॉन का जो निकला, ये निकला हुआ है अपने पास, ये प्रोटॉन का त्वरण निकला हुआ है। तो इस मान को हमने रख दिया, बस इसको क्या करना है, आपको हल कर लेना है। इसको हल करके वर्गमूल वगैरह निकाल लेंगे। ये 10 की घात -2 है, ये 10 की घात 12 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अगर इसको हल करें तो अपने को ये आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी 3.0 हो गया, बटे में हो गया 1.91, और 10 की घात कितना हो गया, ये 14 हो गया। जब 10 की घात क्या हो गया, 14 हो गया, प्लस का नहीं होगा, किसका होगा, माइनस का होगा। कितना होगा, 10 की घात -14। 10 की घात -14 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो 10 की घात -7 बनेगा। इस 3 में क्या करना है, 1.91 का भाग देना है। पहले 3 में क्या करना है, 1.91 का भाग देना है, जो रिजल्ट आएगा उसका वर्गमूल करना है, लगभग 1.25 के आसपास आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये किसका समय है, तो आप ये कहेंगे प्रोटॉन को गिरने में लगा समय है। कितनी दूरी पे, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब देखो दोनों में तुलना करनी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना यहाँ पे भी कि ये तो मेरे पास प्रोटॉन का है समय, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का समय था अपने पास। इलेक्ट्रॉन का समय कितना था, ये था 2.92 इंटू 10 की घात -9 सेकेंड। 2.92 इंटू 10 की घात -9 सेकेंड। किसका कम या किसका ज़्यादा, ये बताओगे आप, हैं हम देखें कि किसका कम है। ये तो आपका किसका है, प्रोटॉन का है ना पीक, और इलेक्ट्रॉन का जो है वो इलेक्ट्रॉन का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको एक जगह नज़र आता रहे। 2.92 इंटू 10 की घात -9, 10 की घात -9। यहाँ पे मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ आपको। सोचिए कि समय कौन कम ले रहा है, समय कौन कम ले रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, बताइए। देखिए ये है 10 की घात -7 और ये है 10 की घात -9। 10 की घात -7, 10 की घात -9, माइनस में जब चलते हैं तो 10 की घात -7 10 की घात -9 की तुलना में क्या है, बड़ा है, बड़ा है। 10 की घात -7, 10 की घात -7 का मतलब, चलो इसको और क्लियर कर दें कि 10 की घात -7 जो लिखा हुआ नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो, कितने नीचे पॉइंट छोड़ के कितने लगाने हैं, 7 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाने हैं। तो एक तो ये है ही अपने पास, ये एक ये छोड़ दिया, इससे पहले 6 और आएंगे, 1 2 3 4 5, और ये हो गया अपने पास 6। तो ये आ रहा है मेरे पास 0.6 बार 0 125, ठीक है। और इसकी बात करूं तो इसमें क्या करना है, एक संख्या छोड़ के 9 लगाने है ना, एक है ही तो 9 लगाने हैं, तो 9 लगाएंगे तो इसका आएगा 1 0 2 3 4 5 6 7 8 0, फिर ये 2 आ जाएगा 9 2। अब आप खुद सोच सकते हो, अब तो दिमाग लगा सकते हो, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा और कौन बड़ा। तो ये तो क्या हो गया, बड़ा हो गया,
है ना, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 10 की घात -7 वाला बड़ा है और 10 की घात -9 वाला छोटा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि किसको ज़्यादा टाइम लगा और किसको कम टाइम लगा, ये लिखा हुआ भी है। उपरोक्त गणनाओं से स्पष्ट है कि भारी कण प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है। प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन को प्राप्त जो त्वरण है हल्के कण के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या है, कम है। इनके अगर त्वरण की भी गणना करें, ये त्वरण था आपके पास, तो प्रोटॉन का जो त्वरण है वो क्या है, कम है। प्रोटॉन का त्वरण क्या है, कम है, और यह समान दूरी गिरने में इलेक्ट्रॉन से अधिक समय लेता है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है। समझ गए बात को, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा समय लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र में द्रव्यमान का फर्क पड़ रहा है। द्रव्यमान का क्या है, फर्क पड़ रहा है। तो इस चीज़ को जरूर अपने को नोट डाउन करना है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पतन उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण में ऐसा नहीं होता। गुरुत्वीय क्षेत्र में ये चीज़ नहीं होती। वो उस मुक्त पतन में क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर बिल्कुल ही नहीं करता है। और दूसरी बात देखो, आप जानते हो कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो त्वरण आए हुए हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन का त्वरण आया था आपके पास 3.51 इंटू 10 की घात 15 और इसका आया था 1.91 इंटू 10 की घात 12। बताइए, सोचिए, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, बहुत ही क्या है, कम है। जबकि इलेक्ट्रॉन का त्वरण 3.51 इंटू 10 की घात 15 है और प्रोटॉन का जो त्वरण है 1.91 इंटू 10 की घात 12 है। यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण तो ज़्यादा है, प्रोटॉन का त्वरण कम है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण तो बिल्कुल ही इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो ये चीज़ बता सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण इनके त्वरणों की तुलना में क्या है, लगभग नगण्य है। ठीक है, लगभग क्या है, नगण्य है, बहुत ही कम है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि AE AP से बड़ा था, सही था। इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन के त्वरण से क्या था, अधिक था ना, ये लिखा हुआ है ना अपने पास। इसका था 3.51 इंटू 10 की घात कितना, 15, और इसका AP का जो था वो था 1.91 इंटू 10 की घात कितना, 12। तो बड़ा कौन, 10 की घात 15 या 10 की घात 12, 10 की घात 15 बड़ा होगा। तो एक रिजल्ट तो ये लेके आए अपन इसमें। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या लेके आए, अगर इनके समय की बात करें, तो समय किसने ज़्यादा लिया था, प्रोटॉन ने ज़्यादा समय लिया था। समय किसने लिया था ज़्यादा, प्रोटॉन ने। क्लियर, यही चीज़ इसमें पूछना चाह रहे थे कि समय कौन ज़्यादा ले रहा है। समय की तुलना कीजिए, त्वरण की तुलना कीजिए और गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। हमारे बुक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पे अपने पास अगला एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं कि दो धनात्मक आवेश Q1 और Q2 एक रेखा पर स्थित रखे हुए हैं। एक सीधी रेखा है, वहाँ पे क्या है, दो आवेश रखे हुए हैं, धनात्मक आवेश हैं Q1 और Q2। फिर आगे कह रहे हैं उस बिंदु P की स्थिति ज्ञात कीजिए जहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी दो आवेश रखे हुए हैं, अब आपको वह बिंदु पता करना है जहाँ पे क्या हो, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाए। 0 हो जाए, कब होगा 0, आपको बताया था, अगर हमारे पास दो बिंदु हैं या दो आवेश हैं तो उसमें बिंदु अगर लेंगे तो दिशा तो दोनों की विपरीत होनी चाहिए, परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये संभव है। ठीक है, हम क्या करते हैं, चित्र बना हुआ है अपने पास, इस तरह चित्र बना के हमारे पास ये Q1 आवेश है और ये क्यों है, Q2 आवेश है। मैं इनके बीच की दूरी किसकी, Q1 से लेके Q2 के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ R, और इसमें एक बिंदु लेता हूँ P, जो क्या है, Q1 से कितनी दूरी पर रखा है मैंने, X दूरी पर रखा है। ये मैंने चित्र बना रखा है, जो मैंने चित्र बनाया है वो लिखना आना चाहिए आपको। परीक्षा में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो थ्योरी लिखनी आनी चाहिए कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, माना इनके मध्य की दूरी R है, Q1 आवेश से X दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रश्नानुसार क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ये चीज़ आपको लिख के आनी है। चलिए
यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई अभी जो मैंने आपको बताया कि परिमाण में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको परिमाण में समान होनी चाहिए, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो पता ही है भाई, E बराबर क्या होता है ये तो पता ही है आपको, के क्यू है ना बटा आर स्क्वायर होता है, ये था E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, भूले नहीं होंगे अभी तक, ये होता है। चलिए तो हमने क्या किया कि अलग अलग बिंदुओं की बात करें तो इस बिंदु की वजह से इस पे आवेश, इस आवेश Q1 के कारण P पर तीव्रता और Q2 के कारण बिंदु P पे क्या करें तीव्रता निकाल ली और दोनों को परिमाण में हमने क्या किया बराबर कर दिया। समझ गए? हमने क्या किया, बिंदु P पे आवेश Q1 के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, बिंदु P पे आवेश Q2 के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, दोनों तीव्रताओं का मान क्या होगा समान होगा, दिशा विपरीत होगी। बस दिशा क्या होगी विपरीत होगी, सीधी सी बात दिख रही होगी आपको, दिशा विपरीत। ये उसको क्या करेगा उधर धकेलने की कोशिश करेगा और ये भी क्या करेगा उसको इधर धकेलने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम एक धन आवेश रख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस सूत्र से हमने ये निकाल लिया के Q1 बटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले आवेश के कारण जो लग रहा है वो भी दूरी कितनी है x, और ये पूरी दूरी आपने r मानी है, तो इतना तो आपको पता हो ही गया होगा कि ये वाली दूरी क्या होगी r माइनस एक्स होगी। ये दूरी क्या होगी अपने पास r माइनस एक्स होगी। तो ये अपन ने रख दिया, पहले का आ गया के Q1 बटा एक्स स्क्वायर दूरी का स्क्वायर, इधर के Q2 बटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कटता है आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे क्या कट रहा है, एक तो k से k कट गया, क्या हो गया k से k कट गया, और इसको इधर ले आओ और बटे में कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो r माइनस एक्स बटा एक्स, है ना। कैसे किया डायरेक्ट लिख लिया हमने, यहाँ पे लिखा हमने, देखिए यहाँ पे इधर ले आऊँगा मैं, तो ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया Q2 बटे में Q1 हो गया। अब ये दोनों पे स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा। समझ गए बात को, ये स्टेप आगे समझ में सबके, ये स्टेप आप लोगों की समझ में आ गई कि r माइनस एक्स बटे में x अंडर रूट Q2 बटा Q1 है। अब मुझे क्या है यहाँ से x निकालना है, मुझे क्या करना है यहाँ से x निकालना है। तो कैसे निकालूँ मैं x बताइए, यहाँ से मैं x निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये ले लिया, तो यहाँ तो आपको मैंने डायरेक्ट करके बता रखा है, लेकिन वास्तव में अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकालोगे। कई तरीके इसको गुणा करके भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको अलग अलग करके कर सकता हूँ। ये देखिए ये हो गया मेरे पास r बटा एक्स, ठीक है, फिर हो गया माइनस x बटा x बराबर है अंडर रूट Q2 बटा Q1। ये तो जानते हैं बटे में सबके एक साथ लिखा जा सकता है। x में x का भाग दूंगा, जब मैं x में x का भाग दूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा ना, तो ये आ गया Q2 बटा Q1, ठीक है। ये माइनस 1 को उधर लेके जाए, जब इस माइनस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो अपने पास क्या आएगा, देखिए ये आएगा मेरे पास r बटा x बराबर 1 प्लस अंडर रूट Q2 बटा Q1। r बटा x बराबर क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट Q2 बटा Q1। अब मुझे तो क्या चाहिए x का मान चाहिए ना, नीचे है x, तो इसका क्या करूँगा मैं व्युत्क्रम लूँगा, इसको क्या करूँगा मैं व्युत्क्रम लूँगा, इसको पलटूँगा, और जब अपन इसको पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास x बटा r बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस अंडर रूट Q2 बटे में Q1, इस तरह। अब मुझे केवल x का मान चाहिए, तो r क्या होगा इधर आ जाएगा, और r इधर आते ही क्या होगा, ये बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा x बराबर r बटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2 बटा Q1। अब आपके दिमाग में ये तो समझ में आ गया सबके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी बात कि यहाँ तो आपने प्लस माइनस लगा रखा है, ये कहाँ से आया, प्लस माइनस लगा रखा है ना, ये कहाँ से आया। तो ये भी सुनिए इस बात को कि जब हम इसको हटाते हैं स्क्वायर, जैसे ये था ना अपने पास r माइनस एक्स बटे में कितना था x का होल स्क्वायर बराबर था मेरे पास Q2 बटा Q1। तो जनरली जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या होता है प्लस माइनस लगता है, उधर क्या होता है अपने पास प्लस माइनस लगता है। इसलिए मैंने आपको इस चीज़ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जानबूझ के प्लस माइनस लगा के रख रखा है, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं हो। तो वो क्या होता है यहाँ पे इसके आगे क्या लगा होता है प्लस माइनस लगा होता है,
तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, इसके आगे जब मैं प्लस माइनस लगाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से ये बना है। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुल मिला के मेरे पास ये वाली दूरी ये आ गई कि कहाँ रखनी चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए, तो x का मान r बटे में 1 प्लस ले लो, माइनस की जरूरत नहीं है कोई खास, है ना, r 1 प्लस अंडर रूट Q2 बटा Q1। क्लियर। अब मैं जैसे ये तो क्या हो गया, Q1 से दूरी हो गई, क्या हो गया, Q1 से दूरी हो गई। अगर आपको Q2 से दूरी निकालनी है तो Q2 से दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को r माइनस एक्स करना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, r माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो r माइनस एक्स भी कर सकते हो, r और x का मान जो ये आया हुआ है ये रख देंगे। ठीक है, तो ये अपन ने रखा r बटे में कितना, देखिए बटे में कितना है, 1 प्लस रूट Q2 और Q1, तो 1 प्लस रूट Q2 अपॉन Q1। जब इसको सरल करोगे, इसको जब हम लघुत्तम वगैरह लेके हल करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी अपने पास कि r बटे 1 प्लस अंडर रूट Q1 बटा Q2 हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों में से बता सकते हैं Q1 से कौन सी दूरी लेनी है, ये वाली दूरी लेनी है, और Q2 से क्या लेनी है, ये वाली अपनी दूरी को काम में लेनी है। ऐसे ही आवेश क्या हो, दोनों ऋणात्मक रख दिए जाएं। अगर आप दोनों ऋणात्मक रखोगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऋणात्मक आवेश भी आप ले सकते हैं। तो अच्छा एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमने कहते हैं दूरी r मानी है। परीक्षा में कई बार कुछ दूरियाँ फिक्स दे देते हैं कि भाई दोनों आवेशों के मध्य 10 सेंटीमीटर है, कहाँ रखोगे, 20 सेंटीमीटर कहाँ रखोगे, 2 मीटर है कहाँ रखोगे, है ना, एक आमष्टांग है कहाँ रखोगे, तो दूरी मिल जाती है। तो आप r और x के जो x निकाला है उसमें क्या करेंगे, r का मान अगर आपको दिया हुआ है तो r का मान रख के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे है दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्या हैं, 10 की घात माइनस 8 कूलाम और माइनस का 10 की घात माइनस का 8 कूलाम, यानी दोनों आवेश परिमाण में तो बराबर हैं, यानी दोनों आवेश क्या है, परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन कैसे हैं, विपरीत आवेश, यानी एक Q है तो दूसरा क्या है, माइनस का Q है। फिर कह रहा है एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे हैं, तो एक दूसरे से कितना है, 0.1 मीटर की दूरी पे है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है। और चित्र में दर्शाए अनुसार एक चित्र बनाया गया, उसके अनुसार ए, बी और सी पे हमें विद्युत क्षेत्र परिकलित करना है। ये भी हमारी किताब का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करेगा। और ये कंसेप्ट आपके क्लियर तभी कर पाएगा जब आपने पिछले एग्जाम्पल्स देखे हैं। मैंने कूलाम के नियम के एग्जाम्पल्स कराए हैं, वो अगर देखा है तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, और नहीं देखा है तो आप पहले उसको ज़रूर देख लें ताकि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत कठिनाई महसूस नहीं हो। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। यहाँ पे देखिए Q1 आवेश है किस, ठीक है, और ये Q2 आवेश है। ठीक है, Q1 और Q2 ले लिया, माइनस का Q2 इसलिए ले लिया कि माइनस दिखा रहा है वो। ओके, बीच में मेरे पास एक बिंदु है A, ये रहा अपने पास, ये बिंदु A है। A से 0.05 मीटर की दूरी पे Q1 है, और A से ही जो Q2 है वो भी क्या है, 0.05 मीटर की दूरी पे है। भाई बोला ना उसने दोनों के बीच की 1 मीटर दूरी है, चित्र दिया हुआ है आपको, तो यानी बिंदु A है वो क्या है, दोनों आवेशों के मध्य रखा हुआ है। राइट, बिंदु A कहाँ है, दोनों आवेशों के मध्य है, ये बात अपने समझ में आ गई। फिर उन्होंने बताया है कि ये Q1 से 0.05 मीटर दूरी पे B बिंदु लिया गया है। Q1 से 0.05 मीटर की दूरी पे क्या किया है इन्होंने, B बिंदु लिया है। और यहाँ पे जो C बिंदु है वो क्या है, Q1 और Q2 दोनों से कितने दूरी पे है, 0.1 मीटर की दूरी पे, दोनों से क्या है, 0.1 मीटर की दूरी पे है। अब सोचिए आप कि अगर मेरे पास ये त्रिभुज है, एक बार मैं दिखाऊं आपको, ये चित्र को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो त्रिभुज है ना अपने पास, ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ट्राइंगल जो बना हुआ है, ये देखिए मैं बना देता हूँ एक बार, ये वाला, ये कैसा ट्राइंगल है, कैसा त्रिभुज है? अगर मैं कहूँ तो देखिए ये दूरी कितनी हो गई यहाँ पे, 0.05 और 0.05 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये आपके पास 0.1 मीटर हो गया, ये भी 0.1 मीटर और ये भी क्या हो गया, 0.1 मीटर हो गया। तो तीनों भुजाएं क्या आ रही है, तीनों भुजाएं बराबर आ रही है। जब तीनों भुजाएं बराबर आ रही है तो इसका मतलब कैसा है, बताइए कैसा है। किसी त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये सारे कोण जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे। ये बात अपने माइंड में बिठा लें,
क्यों बिठा लें, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अपने अचानक त्रिभुज के कोणों को हमने क्यों देखा। वो बात करेंगे बिंदु सी पे, हमारी वो जो चर्चा होगी कहाँ होगी, बिंदु सी पे। अब हम यहाँ क्या करें, क्या पूछा है, देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, देखिए आप प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बिंदु ए बी और सी, बिंदु ए बी और सी पे विद्युत क्षेत्र की परिकलित करनी है, विद्युत क्षेत्र कितना है वो पता करना है। तो हम पहले बिंदु ए पे ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु बी पर ज्ञात करेंगे, और फिर क्या करेंगे हम बिंदु सी पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बिंदु ए की बात करूं कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी या विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है ये प्रभावित किन किन आवेशों के कारण हो रहा है, हमें सबसे पहले ये पता करना है ये प्रभावित किन किन आवेशों के कारण हो रहा है। तो देखिए ये जो Q1 है ना, यहाँ पे ए पे मैंने क्या कर रखा है, एकांक धनावेश रख रखा है, ये मान ले परीक्षण धनावेश रखते ही है ना, तो ये Q1 क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा, उसको रिपल करेगा, या फिर ए बिंदु पे जो अपने पास एकांक धनावेश है परीक्षण आवेश, वो क्या होगा Q1 के कारण अपने पर बल अनुभव करेगा, और उसकी दिशा क्या होगी, धकेलेगा ना उसको, तो उसकी दिशा ये होगी, देखना ये Q1 ए की ओर है ना, उस तरफ जाएगी इसकी दिशा, ठीक है। और इस Q2 के कारण जो लगेगा, Q2 के कारण जो लगेगा वो क्या करेगा, ये माइनस का है, Q2 क्या है, माइनस का है, तो ये क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी भी दिशा क्या होगी, इधर ही जाएगी, इसकी भी दिशा क्या होगी, इधर ही जाएगी। तो दोनों की क्या होगी, दिशा एक तरफ जा रही है, जब मैं परिणामी बल निकालूंगा इसका तो दोनों की समान दिशा होने पे क्या करूंगा, जोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले 1 के और फिर 2 के कारण निकाल लेते हैं। ये ज्ञात करना आपको आता ही है, सूत्र रख देंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिख ले आएंगे आप कि आवेश Q1 बराबर 10 की घात -8 और आवेश Q2 बराबर क्या हो गया, -10 की घात -8, ठीक है। हम चर्चा कर रहे हैं बिंदु ए के लिए, है ना, तो बिंदु ए के लिए क्या करना है, Q1 से ए की दूरी कितनी है, 0.05 है, दे रखिए आपको, Q1 से ए की दूरी कितनी होगी, 0.05, ठीक है। और Q2 से ए की दूरी क्या है, इसकी भी दूरी कितनी है, 0.05 ही है, दोनों की दूरी क्या है, बराबर दे रखी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Q1 के कारण बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1A निकालूंगा, E1A निकालूंगा, और मुझे पता है तीव्रता का सूत्र आपको ध्यान है KQ/R² होता है, भाई ये तो अपने को याद ही है, E बराबर होता है KQ/R², इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, सभी में आ जाएगा फटाफट अपने पास। तो देखिए K का मान आपको पता है 9 × 10 की घात 9, ये रख दिया मैंने, ठीक है। K का मान पहले बताया हुआ आपको 9 × 10 की घात 9 होता है, ये रख दिया। Q1 का मान ये दे रखा है 10 की घात -8, और जो बीच नीचे दूरी है, दूरी कितनी दे रखी है, 0.05, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया। और इसकी दिशा भी आपको बताया था, Q1 से A की ओर दिशा क्या होगी, Q1 से A की ओर इस तरफ, ये देखिए Q1 से A की ओर इस तरफ दिशा होगी, तो दिशा का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, इनको हल कर लूँगा पूरा, हल करने के पास रिजल्ट ये आएगा 3.6 × 10 की घात 4 न्यूटन बटा कूलम, और इसकी दिशा किधर रखूँगा, तो दिशा वही है मेरे पास Q1 से A की ओर, ओके। अभी हमने किसकी गणना की, बिंदु ए पे आवेश Q1 के कारण, अब आप कर लो बिंदु ए पे आवेश Q2 के कारण, ठीक है। तो उसका पता करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला ये होगा KQ2/R², ठीक है। K आपका वही 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा, -8, ये 10 की घात -8 कहाँ से आया भाई, Q2 परिमाण में लेना है, इसलिए माइनस उसको छोड़ दिया, वहाँ पे -10 है ना, परिमाण की वजह से माइनस छोड़ दिया, वो केवल दिशा बता रही थी, और नीचे दूरी लिख दिया, दूरी अपने पास क्या है 0.05 का होल स्क्वायर, इसकी दिशा बता देंगे ए से किधर, Q2 की ओर। इसको हल कर लेंगे, E2A का मान ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, E1A आ गया, E2A आ गया। A पर मुझे कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैंने A बिंदु पे ये ज्ञात कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अपने पास ये आ गया 7.2 × 10 की घात 4, 7.2 × 10 की घात 4 न्यूटन बटा कूलम। तो ये अपने पास A बिंदु पे विद्युत क्षेत्र आ चुका है, ठीक है। इसकी अगर दिशा बतानी है तो भाई पहला वाला भी उधर ही जा रहा था, दूसरा वाला भी उधर जा रहा था,
तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, तो इसकी दिशा क्या होगी, EA की दिशा A से आवेश Q2 की ओर होगा। ठीक है, क्लियर भाई। इसकी जो दिशा देखनी है आपको, ये पूरी EA की दिशा क्या होगी, इधर ही जाएगी। अगर आपसे पूछे कि EA की दिशा बताइए, तो हम कह देंगे EA की दिशा ये है, इधर की ओर जा रही है EA की दिशा। A हो गया आपका, A का काम समाप्त। अब बात करते हैं B की। B को देखिए, B बिंदु यहाँ है। इस बिंदु पे किस किस के कारण तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर Q1 की बात करें, तो Q1 क्या करेगा, इसको धकेलेगा। तो Q1 के कारण जो बीच की दूरी है 0.05 होगी, धकेलेगा तो Q1 से B की ओर दिशा होगी। Q2 के कारण, Q2 क्या है, ऋणात्मक है, अपनी पास बुलाएगा, आकर्षित करेगा, तो उधर की ओर जाएगा वो। ये क्या होगा, उस साइड जाएगा, यानी B से किधर की ओर जाएगा, Q2 की ओर जाएगा। लेकिन अगर बीच की दूरी देखोगे जब इसकी, तो आप बीच की दूरी कितनी, 0.05, 0.05 और 0.05, अगर इनको जोड़ते हैं अपन तो कितना आएगा, यानी 3 बार जोड़ना है या 3 बार से गुणा भी कर सकते हैं, तो 5, 10, 15 ये। तो इनकी जो बीच की दूरी आएगी, इसकी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 0.15 मीटर आएगा। बस ये ध्यान रखना, दूरी यहाँ गड़बड़ मत कर देना। कई बार हम यहाँ ही गलती कर जाते हैं कि दूरी लिखने में हम 0.05 लिख आते हैं, कई 1 मीटर लिख के आ जाते हैं, कोई 0.1 मीटर लिख के आ जाता है। यहाँ गलती नहीं करनी। तो दूरी कितनी हो गई, 0.15 मीटर हो गई। ठीक है, अब देखिए पहले वाले की दिशा इधर थी, दूसरी की उधर थी, दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। और जब विपरीत दिशा है तो परिणामी निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, राइट, घटाना पड़ेगा। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या आता है, वो बात देख लेते हैं। हमारे पास ये चीज़ें आपको पता ही है। R1 हमने 0.05 ले लिया Q1 आवेश के कारण, और R2 Q2 आवेश के कारण क्या ले लिया, 0.15 मीटर। अभी बता ही दिया। चलिए, प्रथम आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ये सारे मान रख देंगे आप। K का मान रख दिया 9 × 10⁹। Q1 आपके पास है ही 10⁻⁻8, और नीचे आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर। दिशा बता देंगे, Q1 से किधर होगा, B की ओर, और हल कर लेंगे। हल करने के बाद ये आ जाएगा 3.6 × 10⁴। आगे आप इसका मात्रक लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, E2B निकालना है। सूत्र वही रखेंगे। अब आपके पास क्या हो गया, किसका मान बदल गया, दूरी का मान बदल गया और दिशा बदल गई। तो दूरी हमने क्या ले लिया, 0.15 ले लिया, और इसको भी हल कर लेंगे। और हल करने के बाद इससे ये आएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है, अभी मैंने बताया दोनों की दिशाएं क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। तो जब इस पे आप क्या करेंगे, बी बिंदु पे नेट पता करना चाहते हैं, है ना, परिणामी निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा ना भाई। 5 न्यूटन से बल इधर लग रहा है, ठीक है, मेरे पे कोई 5 न्यूटन बल से खींच रहा है, और इधर से मेरे 12 न्यूटन बल से खींच रहा है, तो मेरे पे बल कितना लगा, तो 12 - 5 कितना, 7। और जो ज़्यादा लगा रहा है मैं उधर चल जाऊँगा, जो ज़्यादा लगा रहा है उसकी तरफ मैं क्या होऊंगा, चला जाऊँगा। यही तो होगा, बस यही कंसेप्ट यहाँ है, सेम यही कंसेप्ट है। तो हमने घटा दिया, E1B में से E2B घटा दिया। तो देखिए घटाओगे, पहले वाले का मान आया था 3.6 × 10⁴, और दूसरे का आया था 4 × 10⁻3। दोनों को घटाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और दिशा किधर होगी, जिधर ज़्यादा था। दिशा किधर होगी, जिधर ज़्यादा था। पहले वाला ज़्यादा था तो ज़्यादा वाले की तरफ होगी। इसकी दिशा क्या होगी, Q1 से B की ओर, Q1 से B की ओर। देखिए कहाँ पे, ये रहा, इधर की ओर दिशा जाएगी, Q1 से B की ओर होगी। तो क्लियर, आपने A बिंदु पे भी देख लिया और B बिंदु पे भी देख लिया, और यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं नेट जो आती है परिणामी वो निकाल दी। अब चलते हैं बिंदु C पर। बिंदु C को देखो, तो बिंदु C पे क्या होगा, ये दूरी दे रखी है Q1 से कितनी, 0.1 मीटर, और Q2 से भी कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर ही दे रखी है। दोनों की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पे जो बल निकलेगा, एक तो ये आएगा E1C, जो कि इसी की दिशा में निकलेगा, Q1C की दिशा में, इसी लाइन के चल जाएगा उधर आउटवर्ड बाहर जाता हुआ। और जो दूसरा बल किसकी वजह से, Q2 की वजह से लगेगा, तो इस वाले लाइन पे आएगा, लेकिन क्या होगा, ये इसकी तरफ आएगा क्योंकि वो माइनस का है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों बल को निकालें, E1C और E2C निकाल लें। तो वही सूत्र रख के निकाल दोगे आप, Q/R²। R का मान है ही आपके पास, है ना। चलिए तो C के लिए बात करते हैं कि Q1 व Q2 से सीधी दूरी अपने को वहाँ दे रहा है वो 0.1 मीटर। R का मान आ गया अपने पास, आवेश आ गया।
तो दोनों के मान और आवेश बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए KQ बटा आर स्क्वायर से निकाल लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी मान रखने पे, ये वैल्यू ये आएगी 9 × 10³ न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है, अब वापस चलिए, आप फिर से मैं आपको चित्र में लेके जाता हूँ, दिशा आपको बताई दी। अब मुझे क्या करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। यहाँ पे काम की बात है, मैन यहाँ पे C वाला ही है, अपने पास क्या है, मैन क्या है, C वाला है। यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा थोड़ा सा, है ना। ये इधर गया E1C और ये इधर गया E2C। मैं कहूँगी इन दोनों के बीच का कोण कितना है, E1C और E2C का कोण कितना है, एंगल कितना है, ये बताइए। ये वाला कोण कितना होगा बताइए, कितना होगा। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको बताया था कि ये कैसा त्रिभुज बना था, अपने पास वो त्रिभुज कैसा बना था, समबाहु त्रिभुज बना था। हमारे पास क्या बना था, ये समबाहु त्रिभुज बना था। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कितने का, 60 का। जब मैं इसके बाहर का निकालूंगा तो पूरा तो 180 होता है ना, सीधी रेखा, ये सीधी है, तो बाहर का निकालूंगा तो 180 में से 60 घटाऊंगा मैं, 180 में से 60 घटाऊंगा तो मेरे पास 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 120 का आएगा। ठीक है, 120 का आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो तीव्रताएं आई थी, एक तीव्रता इस पे थी और एक तीव्रता इस पे थी, दोनों परिमाण में बराबर थे। अब परिणामी ज्ञात करना है, तो याद कीजिए मैंने आपको ऐसे खूब सारे कराए हैं, बल वाले में करवाए हैं ना, याद आ रहा है कुछ। क्या होता है, अगर परिमाण में बराबर है, 120 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका परिणामी भी क्या होगा, इन्हीं के बराबर आएगा। और कितने डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा। ये पहले आपको कराया हुआ है, यानी है, तो इसका जो परिणामी होगा वो यहाँ आएगा, 60 डिग्री पे आएगा। और 60 डिग्री पे आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नीचे वाली लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। नीचे वाली लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। ये चीज़ आपको पहले कराया हुआ है, चाहे तो यहाँ पे मैंने कर दिया वैसे तो, लेकिन आपको याद रखना है जल्दी करने के लिए, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है ना। तो चलिए, तो मैं आगे ये कर रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दिया, पहले भी आपको पता है। यहाँ पे हम वही सूत्र लगाएंगे, आर वाला बताया ना भाई, आपको परिणामी आर निकालने का एक सूत्र बताया हुआ है आपको। आर बराबर होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये आपको पहले बताया हुआ है, तो बस इसी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने C बिंदु पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, पहले तो सूत्र में रख दिया। पहले वाला P की जगह E1C और Q की जगह E2C रख दो। ये रख दिया। थीटा का मान कितना, थीटा का मान कितना अभी बता ही दिया आपको। थीटा का मान कितना आया था, 120 डिग्री आया था। तो कोस 120 का मान भी आपको पता है कितना होता है, -1/2 होता है। और ये दोनों मान बराबर है, तो दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे बराबर रख दिया। और बराबर रख के जब इसको हल करोगे, जब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करोगे तो ये भी कितना आएगा, बताइए कितना आया था, ये भी आपका E1C के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे कई बार खूब किए हुए हैं, है ना। तो ये आपका क्या होगा, E1C के बराबर आएगा। और E1C का मान आपको ये पता ही है, 9 × 10³ न्यूटन पर कूलाम या बटा कूलाम बोल सकते हो। तो कुल मिला के ये किसके बराबर हुआ, EC के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, EC के बराबर हो गया। तो C बिंदु पे अगर तीव्रता देखना चाहते हैं तो C बिंदु पे यही लगेगा, 9 × 10³ दिशा। तो दिशा जो नीचे वाली लाइन थी अपने पास त्रिभुज में, ये जो नीचे वाली लाइन थी ना, ये वाली, इसके क्या होगी, ये इसके बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल आएगी, समांतर आएगी। ठीक है, इसके बिल्कुल क्या होगी, समांतर आएगी। तो इस प्रकार आपने देखा, A बिंदु पे भी ज्ञात कर लिया हमने, B पे भी कर लिया और C पर भी ज्ञात कर लिया। C पे थोड़ा टेक्निकल था, तो C पे आपको सूत्र लिख के आना है, परीक्षा में आता है। C वाला आप अच्छी तरह ज्ञात करके सूत्र लिख के आएंगे, जिससे क्या होंगे, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, हमें अंक अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।